क्या आप सब भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी मेहनत कर रहे हैं और आपकी तैयारी के हिसाब से आपको लगता है कि इस बार तो यार मैं 95% मार्क्स पक्का लेके आऊँगा, लेकिन फिर आपका एग्ज़ाम आता है और उसके बाद रिजल्ट आता है तो आप समझ जाते हैं कि यार इसमें मेरे 70-80% नंबर ही आने वाले हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आओ आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरी ही एक स्टूडेंट की जिसका नाम है शालिनी। शालिनी ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया था जब वो 9th क्लास में थी और शालिनी ने उसके पेरेंट्स ने बताया कि फ्रॉम 1st to 9th वो एक हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही है। उसने हमेशा से जब से उसको परसेंटेज मिलना शुरू हुए 95, 96, 98 ऐसा ही परसेंटेज स्कोर किया और शालिनी ने 9th में और 10th में भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज 95 अबव ही स्कोर किया। अगर आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो हमने 1-2 साल पहले उसकी वीडियोज़ भी वहाँ पे डाली थी। अब सबको लग रहा है कि 12th में भी वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करेगी, 12th में भी वो 98%, 95% ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगी। लेकिन कुछ दिन पहले अभी शालिनी का मेरे पास फोन आता है और वो बहुत घबराई सी भी लगती है, उसकी आवाज में घबराहट दिख रही है। पहले वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्ची थी। उसने मुझे कहा कि सर अब वर्ड उसने मुझे यूज किया और कहा कि सर अब पेपर समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं और लगता है कि मुझे ये आते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस लूज होने की वजह से ओवरऑल जो क्वेश्चन उसको आते हैं उसमें भी इसका कॉन्फिडेंस गिर रहा है। इन शॉर्ट वो पढ़ती तो है लेकिन क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रही है, घुमा फिरा के आ रहे हैं, ऐसा उसको लग रहा है। फिर मैंने उसको शांत कराया, उसको समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर मैंने उसको कुछ टिप्स दी और यकीन मानिए वो सारी टिप्स आज मैं आपको देने वाला हूं। मैंने तभी सोच लिया था कि इसके ऊपर एक जेन्युइन वीडियो जरूर बनाऊंगा। बच्चों, शालिनी एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसकी लर्निंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसको आप जो मर्जी दे दो वो याद कर लेती थी, अभी भी ऐसा करती है वो। लेकिन ये सब चला 10th तक उसने सब चीज़ों को लगभग याद किया। मैथ्स में, साइंस में इतनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग पावर थी कि उसको क्वेश्चंस के आंसर्स तक याद थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसने अपने जीवन को चलाया, सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन 11th में आते ही उसके जीवन में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी और 12th में तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि CBSE आपको पता है सवालों को घुमा फिरा के देती है। अब सीधा रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है लेकिन आप इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। और अब तो 10th क्लास में भी ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं, यानी अगर शालिनी ने अब 10th का एग्जाम दिया तो शायद वो वहां पे भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हो तो 95 तो छोड़ो, मैं ये मानता हूं 75% नंबर लाना भी अब बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप भी शालिनी वाले फेज में हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो #नो रट्टाफिकेशन। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार रट्टा मारने में प्रॉब्लम क्या है। देखो, दिमाग का ना एक बहुत सिंपल सा नियम है, अगर समझ के पढ़ोगे, याद करोगे तो लंबे समय तक रहेगा। लेकिन सिर्फ रट्टा मारोगे तो हमारे दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। Short term memory lasts for seconds and is limited to a small amount of information. इमेजिन करो आपके पास एक पेन है जो बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू है भाई साहब एकदम, लेकिन अंदर से उसकी जो रिफिल है वो खाली हो चुकी है या बहुत थोड़ी सी बची हुई है। आपको पता नहीं है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था, आप गए, पेपर देना शुरू किया, लिखना शुरू किया और थोड़ा सा लिखा, उसके बाद ब्लैंक हो गया क्योंकि पेन लिख ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार रट्टाफिकेशन भी ऐसा है। आप रट्टा मारते हो, आपको लगता है भैया सब कुछ आता है आपको, बट अंदर से एक्चुअली में आप खाली हो, जिसकी वजह से पेपर में सवाल थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के आया तो कंसेप्चुअल सवाल आ गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया तो आप ब्लैंक हो जाओगे। अब बचपन से आपने जितने भी आदत डाल ली हो रट्टा मारने की कि भैया मैं तो रट्टा मारने में सुपीरियर हूँ, वो 3 इडियट वाला करेक्टर है ना, मैं तो कुछ भी रट्टा मार लूंगा। मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। तो अब आप 95% मार्क्स तो भूल जाओ, 75 पे कहीं पे जाके गिरोगे, मुझे लग रहा है वो भी मुश्किल है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो और मुश्किल है। तो अगर आपको ये 75 से 95 की जर्नी की तरफ चलना है, यानी रट्टाफिकेशन से चीजों को समझने की तरफ चलना है, तो ये 4 बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने और कुछ भी नहीं। तो पहला है कंसेप्ट क्लैरिटी। देखो, मैं मानता हूं कि हमारी पढ़ाई में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें रट्टे मारने बहुत जरूरी हैं। चलो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो बेस्ड ही रट्टे मारने पे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साइंस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें रट्टे मारने की जरूरत है, बट वो हिस्सा 20% ही होगा। मेजर हिस्से में आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। एनसीईआरटी को जब आप या किसी भी किताब को जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो हर चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इमेजिन कर लेते हैं आप 12th क्लास के बच्चे और आप ओम्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ को पढ़ते हुए अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि कैसे वोल्टेज के बढ़ने पे, वोल्टेज एक प्रकार की फोर्स है, मैं तो
बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ कि फुटबॉल आपके सामने पड़ी हुई है और वोल्टेज एक लात है, लात जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी फुटबॉल उतनी तेज भागेगी। इसी प्रकार से जितना ज़्यादा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे करंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल से उसे कनेक्ट करोगे तो लंबे समय तक समझ पाओगे। वोल्टेज एक प्रकार से वो टैंकी है जो भाई साहब तीसरे फ्लोर पे पड़ी होगी तो पानी कितनी तेजी से आएगा, और चौथे फ्लोर पे पड़ी होगी तो पानी और तेजी से आएगा। कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाओ या फिर एक ऐसी किताब से पढ़ो जहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हों। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद सवाल सिंपल बनाने के बजाय इस बार आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जो आपसे सवाल ही ऐसे पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पर वो सीधे सवाल नहीं पूछेगा कि भैया ये कलर इसमें बदलाव क्यों होता है, वो आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछेगा कि टी शर्ट पर सब्जी गिर गई एटसेट्रा एटसेट्रा। उन क्वेश्चन से आपको इन क्वेश्चन करने की आदत होगी और आपको समझ में आएगा कि रट्टा मारना एक्चुअली में अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप अगेन एक अच्छी कोई भी किताब खरीद सकते हैं। अब बहुत सारी किताबों में लिखने को तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिख देते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हमारी विनर सीरीज की बहुत तारीफ हो रही है, खासकर उसके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस के डिवीजन के, जिसमें हमने 13 साल के PYQs, NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर को भी डाला है और साथ ही साथ भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले, जो कि एक्चुअली में अगर आपने 70-80% भी कर ली तो वो आपको बनाएगी विनर। लिंक दोनों के लिए 10th और 12th की सारी बुक्स का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मान के चलते आपने कंसेप्ट क्लियर किया और कुछ सवाल भी बनाए, अब बारी है सेकंड स्टेप की, वो है विजुअल लर्निंग या कह लो स्टोरी मैपिंग। देखो, जब हम चीजों को विजुअल और साथ साथ स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके याद रहने का जो समय है हमारे दिमाग में वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको अभी भी वो कछुए और रैबिट वाली जो कहानी है वो अभी भी याद होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे एक सीख को, एक शिक्षा को लिया एक स्टोरी के माध्यम से। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपनी पढ़ाई को कोशिश करो स्टोरीज बनाने, जैसे मान लो अगर आप सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हो तो आप सेल को एक फैक्ट्री समझ सकते हो, उसमें कैसे वो सेल डिवाइड कर रहा है। या फिर 9th क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग है कहानी, मुझे एकदम से याद आ रही है, कहानी किसी भी क्लास की हो सकती है, कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें क्वीन होती है, ड्रोन होता है, लेबर होती है, एक राजा का घर एक इमेजिन करके बच्चों को पढ़ाता हूं। तो स्टोरीज के फॉर्म में आप चीजों को पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रह पाएंगी, अगर आप बना सकेंगे तो। नहीं तो आप ChatGPT वगैरह से भी आप बोल सकते हो कि इस कंसेप्ट को एक स्टोरी फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करो, बड़े आराम से दे देगा। सेकेंडली, मैथ्स वगैरह के लिए फॉर्मूलों में आप ट्रीज बनाओ और सामने चिपका दो। बड़ा किडिश लगेगा, आपको लगेगा यार बच्चों वाली बात है, बट जेन्युइनली ये बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए तो बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, बिकॉज जब बच्चा छोटा होता है उसको चीज़ें याद करवाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रीज़न नहीं पता होता हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसीलिए उनके साथ ये कहानियाँ, ये पिक्चर, ये ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बचकानी बात नहीं है। हाईलाइटेड एरियाज का इस्तेमाल करो कि भैया ये डेंजर वाले पार्ट्स है, मुश्किल है, इनको लाल रंग से करो, ईजी वालों को ग्रीन से करो, बीच वालों को येलो से करो। इससे आपका बार बार फोकस डेवलप्ड रहेगा, क्योंकि कलर्स दिखेंगे, ये डेंजर वाला पार्ट तो कम है यार मेरे जीवन में, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कलर्स का, स्टोरीज का, विजुअल लर्निंग का इस्तेमाल करो। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है, जेन्युइनली बहुत इफेक्टिव है। और नहीं बना सकते तो ऑनलाइन सर्च कर लो, हर एक चैप्टर के बहुत सारी कंपनीज आजकल फ्लैश कार्ड्स बनाने लग गई है CBSE बेस्ड, तो वो भी खरीद सकते हो। अब तीसरा स्टेप है 80-20 रूल। एक्चुअली में ये बहुत फेमस है, आप अगर हमको बहुत टाइम से फॉलो करता है तो पता होगा कि हम इसको काफ़ी टाइम से बच्चों को देते आए हैं। 80-20 रूल का एक्चुअल मतलब होता है कि जो हमारे पेपर हैं उनमें जो 20% सिलेबस है उससे एक्चुअली में 80% पेपर बनता है। और यकीन मानो टॉपर्स इस 20% सिलेबस पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बाकी सिलेबस पढ़ना नहीं है, सब पढ़ना है, सब अच्छे से पढ़ना है। CBSE तो खेल रही है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रही है, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे और अगले साल भी आएंगे। उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि एक टॉपर करता है। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें? हमने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे डाली हुई है, बट फिर भी अगर हम कैसे आइडेंटिफाई करें खुद से, खुद भी आदत होनी चाहिए। PYQs करो, PYQs करो, PYQ। हर एक चैप्टर के PYQs करोगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि लास्ट 10 साल में इस चैप्टर से क्या क्या आया है। अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आप PYQs कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर साल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर सवाल आए हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के टाइम या रेट कांस्टेंट के ऊपर सवाल आए हुए हैं। तो आप जिस भी क्लास की हो, कोई भी चैप्टर बोलोगे, मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आएगा कि यार ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट 10 साल, मुझे 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हर साल बोर्ड का पेपर देख रहे हैं, 11th का पेपर देख रहे हैं, 9th का पेपर देख रहे हैं, स्कूल टीचर की सोच देख रहे हैं। तो वो आप 11-15 साल में तो नहीं कर सकते, लेकिन 10 साल 15 साल के PYQs
से आप ये काम कर सकते हैं। और अगेन चैट जीपीटी इंटरनेट की मदद ले सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर के PYQs दे दो, या कोई अच्छी किताब खरीद सकते हो जिसमें PYQs हो। तो जब भी रिवीजन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, हाईलाइट कर लो कि 80-20 रूल में 20% वाला पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करो, उसके ज्यादा सवाल बनाओ, बाकी सबके 5 बना रहे हो उसके 10 बनाओ, इतना करना है आपको। और अब आते हैं चौथे स्टेप पे, जो कि है कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी एंडलेस स्क्रॉलिंग और ये कहना कि मैं कल से पढ़ूंगा। जो बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं ना, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पढ़ाई कहीं ना कहीं बोरिंग लगती है, वो उसको एज अ काम, एज अ जॉब कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पढ़ाई को मजे की तरह पढ़ता है, एक गेम की तरह लेता है, वो पढ़ाई में हमेशा से एक इंटरेस्ट ढूंढता है। वो तो बस ये टेंशन में होता है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये टॉपिक तो सस्पेंस पे छोड़ा था मैंने। तो आप एक सिंपल रूटीन बनाओ। डिस्ट्रैक्शन तो होंगे, क्योंकि आप अगर रटा मार रहे थे अभी तक तभी तो आपने वीडियो खोली है, तो डिस्ट्रैक्शन तो होंगे बिकॉज पढ़ाई बोरिंग लग रही है। तो इनिशियल डेज पे आप फोन को अपने कमरे से बाहर रखो। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, मतलब 25 मिनट पढ़ो फिर 5-10 मिनट का गैप, 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट का गैप, 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट का गैप। लंबे पढ़ाई के पीरियड मत पढ़ो भाई साहब। आपको ये पता है पूरे 1 घंटे के लिए बैठते हो तो 1 घंटा पढ़ते नहीं हो, वैसे भी डिस्ट्रैक्ट होते ही हो। तो 25 मिनट नॉन स्टॉप अलार्म जो भी लगाना है टाइमर लगाओ, लेकिन उस 25 मिनट में अपने फोकस को हिलाना नहीं है। थोड़ा बहुत हिलेगा बट प्रैक्टिस करनी है कि ना हिले। फिर 5 मिनट के गैप में जो मर्जी करो, फिर वापस 25 मिनट आओ, फुल एफर्ट से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल बनाओ। सामने जहां भी आप पढ़ने बैठते हो सामने चिपका दो कि मुझे 95% स्कोर करने हैं। पढ़ने बैठोगे हमेशा गोल याद आएगा, उसके हिसाब से पढ़ोगे। जब दिमाग को रोज सिग्नल दोगे कि मेरे को 95 लाने हैं, 95 लाने, तो आपका ब्रेन भी आपकी उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसमें बहुत पावर है। आप इसको मैनिफेस्टेशन कह लो या आप इसको अपने गोल्स को रोज याद करना कह लो, जो मर्जी कह लो, बट एक्चुअली में ये बहुत कारगर है। तो ये तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इन 4 सिंपल से स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखो मैं ये मानता हूं अगर आपको नॉलेज या गेन आप कर रहे हैं तो मार्क्स उसका एक एड ऑन है। मार्क्स एक एड ऑन है अगर आपको अच्छी नॉलेज है हर चीज के बारे में। अगेन मैं वही वाली बात 3 इडियट्स वाली बात बोलूंगा कि रट्टा मार के अगर आप पास हो भी गए तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, क्या आपको नौकरी मिलेगी? और अगर मिलेगी भी तो क्या वो लंबी चल पाएगी? क्या आप बाकियों से पीछे नहीं होगे बिकॉज आप तो रट्टा मार के आगे आए हो, आपके पास स्किल्स नहीं है? तो इसलिए स्किल को डेवलप करो, नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने के पीछे भागोगे तो नंबर आपके पीछे अपने आप झक मार के आएंगे। तो ये जो बात है वो एक्चुअली में बहुत जेन्युइन है। तो 95% मार्क्स, 90% मार्क्स कुछ नहीं होंगे अगर आपने इंटरेस्ट से एक बारी पढ़ाई के साथ दिल लगा लिया तो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो #NoRattification कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं।